नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृता अभिजात ने प्रयागराज पहुंचकर उच्च स्तरीय बैठक की और साथ ही महाकुंभ को लेकर जारी नगर निगम, जल निगम और सीएनडीएस के स्वच्छता एवं विकास के तमाम कार्यों की प्रगति जानने के बाद आगे के एक्शन प्लान पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को 20 दिसंबर तक सभी जरूरी निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने महाकुंभ को लेकर निगम की सफाई व्यवस्था, जन जागरूकता अभियान और निर्माण कार्यों का जायजा लिया और समीक्षा की है। नगर निगम आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग ने निगम की तैयारियों की, सफाई व्यवस्था और मेले के लिए शहर में हो रही तकनीकी प्रगति की बारीकी से जानकारी दी है। साथ ही निगम की ओर से कुंभ तक होने वाले कार्यों के एक्शन प्लान से भी अवगत कराया है। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने जल निगम और सीएनडीएस अधिकारियों से भी महाकुंभ से जुड़े कामकाज का ब्यौरा लिया है और शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो वहीं बैठक में प्रमुख सचिव ने प्रयागराज के में उत्कृष्ट स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करने और 25 दिसंबर से एक सप्ताह के विशेष स्वच्छता अभियान को हरी झंडी भी दिखा दी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। 30 से 40 लाख लोग, 1 करोड़ लोग यहाँ आते हैं। एक दिन में जितने किसी देश की आबादी होगी उतने देश की आबादी की संख्या के बराबर यहाँ लोग डुबकी लगा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस बार का ये जो महाकुंभ का महासम्मेलन होने वाला है, जिसमें गृहस्थ भी आएंगे और जिसमें सन्यासियों का, जो भारत के ऋषि परंपरा के सन्यासी हैं, जो गुरु है, जो मठाधीश है, जो इस तरह के अखाड़े के जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है, उन सारे लोगों के बीच में जब वहां गृहस्थ का जीवन के जीने वाले जो लोग हैं वो लोग आमने सामने होंगे, उनकी तैयारियों का जो आज जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर भी उनके साथ में है और उसके साथ में जो सन्यासी हैं, संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, वो भी आप उस आयोजन में देख सकते हैं। तो ये अद्भुत नजारा है, बिल्कुल एक अद्भुत नजारा है। और ये नजारा हमसे साझा करने के लिए वहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। अजय, हमने देखा कैसे संगम तट पर विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके पहले उन्होंने जो साधु संत थे उनसे भी मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। किस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें प्रयागराज की? देखिए जया, ये जो सनातन संस्कृति है भारत की, वो अध्यात्म की धुरी पर टिकी है, तपस्या पर टिकी है। और आपको बताएं कि सृष्टि का प्रारंभ ही तपस्या से हुआ है। यज्ञ और तपस्या ही सनातन धर्म का मूल आधार है और ये वही धरा है, वही पावन धरा है जहाँ पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने 3 यज्ञ वेदियां, जो आज का झूसी है वो बहिर्वेदी था, जो आज का तारागंज है वो अंतर्वेदी था, जो अरैल है वो तीसरी मध्य वेदी के रूप में 3 वेदियों पर उन्होंने तपस्या की। और ये अरण्य और नदियों के मध्य जो रची बसी प्रयाग की संस्कृति है, वो केवल देह की शुद्धि नहीं करती है बल्कि पंच तत्वों के संपोषण का कार्य करती है। जिन सप्त धातुओं से हमारा शरीर बना है उनके संपोषण का कार्य करती है। प्रजापति ब्रह्मा, अत्रि, दुर्वासा, भारद्वाज आदि ऋषियों की तपोभूमि है ये प्रयाग। सृष्टि के उद्भव और विकास की नींव का पहला पत्थर है ये प्रयाग। और इस पर में कहा गया है कि स्थित नदियों का संगम, स्थित यानी श्वेत गंगा और असित यानी श्याम यमुना का जो संगम है, यहाँ पर नीचे पाताल से आती हैं और त्रिवेणी बनती है यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती की। स्थित और असित का जो संगम जो है अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि यमुना को जाता है, माँ गंगा को ज्ञान का स्वरूप माना जाता है और सरस्वती वैराग्य का स्वरूप है। तो कर्म, ज्ञान और वैराग्य की जो त्रिवेणी है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से न केवल मानव धारा को पतित पावन बनाती रही है, बल्कि ये प्रजापति क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग की भूमि का जो कण कण है वो पावन है। सृष्टि के उद्भव और विकास की नींव की जो शुरुआत यहाँ पर हुई
न केवल ब्रह्मा जी, जबकि उसके बाद कई सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर आकर के तपस्या की। गौतम बुद्ध, महावीर, श्री चैतन्य महाप्रभु, तीर्थंकर। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीर्थराज प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, संगम नगरी। वहां पर उन्होंने पूजन अर्चना की और साथ ही साथ विधिवत तरीके से पूजा अर्चना के साथ में संगम पर जो है स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में मौजूद योगी आदित्यनाथ भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से जो है प्रयागराज से उन्होंने क्या कुछ कहा पूजा अर्चना के बाद में, आइए आपको सुनवाते हैं। सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, वेणी माधव की महिमा, सोमेश्वर के आशीर्वाद, ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि, नागराज वासुकी का विशेष स्थान, अक्षय वट की अमरता और शेष की अशेष कृपा, ये है हमारा तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदार्थ भरा भंडारू,
पुण्य प्रदेश देश अति चारु, अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। ये प्रयाग और प्रयाग के लोगों का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस धरती पर बार बार आने का सौभाग्य मिलता है। पिछले कुंभ में भी मुझे संगम में स्नान करने का सौभाग्य मिला था और आज इस कुंभ के आरंभ से पहले मैं एक बार फिर मां गंगा के चरणों में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज मैंने संगम घाट के लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, अक्षय वट वृक्ष का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इन दोनों स्थलों पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हनुमान कॉरिडोर और अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। मैंने सरस्वती कूप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी जानकारी ली। आज यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। हमारे यहां कहा गया है, दश तीर्थ सहस्त्राणि तीस्र कोट्यस्तथा अपराहा सम आगच्छन्ति माध्यातु प्रयागे भरतर्षभ। अर्थात संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। राजा महाराजाओं का दौर हो या फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाह्य शक्ति नहीं है। किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। ये चेतना स्वतः जागृत होती है। यही चेतना भारत के कोने कोने से लोगों को संगम के तट तक खींच लाती है। गांव, कस्बों, शहरों से लोग प्रयागराज की ओर निकल पड़ते हैं। सामूहिकता की ऐसी शक्ति
ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहां आकर संत महंत, ऋषि मुनि, ज्ञानी विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक थे, एक विचार से जुड़ जाते हैं। इस बार भी महाकुंभ के दौरान यहां अलग अलग राज्यों से करोड़ों लोग जुटेंगे। उनकी भाषा अलग होगी, जातियां अलग होगी, मान्यताएं अलग होगी, लेकिन संगम नगरी में आकर वो सब एक हो जाएंगे। और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। यहां संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। साथियों, महाकुंभ की परंपरा का सबसे अहम पहलू ये है कि इस दौरान देश को दिशा मिलती है। कुंभ के दौरान संतों के वाद में, संवाद में, सार्थार्थ में, शास्त्रार्थ के अंदर देश के सामने मौजूद अहम विषयों पर, देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर व्यापक चर्चा होती है। और फिर संत जन मिलकर राष्ट्र के विचारों को एक नई ऊर्जा देते थे, नई राह भी दिखाते थे। संत महात्माओं ने देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय कुंभ जैसे आयोजन स्थल पर ही लिए हैं। जब संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे, तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते थे, वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतन करते थे। आज भी कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महात्म्य वैसा ही है। ऐसे आयोजनों से देश के कोने कोने में समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। राष्ट्र चिंतन की ये धारा निरंतर प्रवाहित होती है। इस आयोजन के नाम अलग अलग होते हैं, पड़ाव अलग अलग होते हैं, मार्ग अलग अलग होते हैं, लेकिन यात्री एक होते हैं, मकसद एक होता है। साथियों, कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे, लेकिन तब की सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह थी कि भारतीय संस्कृति से,
भारत की आस्था से उनका लगाव नहीं था, लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। इसलिए कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाना डबल इंजन की सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए यहां केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की है। सरकार के अलग अलग विभाग जिस तरह महाकुंभ की तैयारियों को पूरा करने में जुटे हैं, वह बहुत ही सराहनीय है। देश दुनिया के किसी कोने से कुंभ तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए यहां की कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस किया गया है। अयोध्या, वाराणसी, रायबरेली, लखनऊ से प्रयागराज शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। मैं जिस होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की बात करता हूं, उन महाप्रयासों का महाकुंभ भी इस थली में नजर आता है। साथियों, हमारी सरकार ने विकास के साथ साथ विरासत को भी समृद्ध बनाने पर फोकस किया है। आज देश के कई हिस्सों में अलग अलग टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। रामायण सर्किट, श्री कृष्ण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, इनके माध्यम से हम देश के उन स्थानों को महत्व दे रहे हैं जिन पर पहले फोकस नहीं था। स्वदेश दर्शन योजना हो, प्रसाद योजना हो, इनके माध्यम से तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर ने पूरे शहर को कैसे भव्य बना दिया है, हम सब इसके साक्षी हैं। विश्वनाथ धाम, महाकाल, महालोक, इसकी चर्चा आज पूरे विश्व में है। यहां अक्षय वट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, भारद्वाज ऋषि आश्रम कॉरिडोर में भी इसी विजन का प्रतिबिंब है। श्रद्धालुओं के लिए सरस्वती कूप, पातालपुरी, नागवासुकी, द्वादश माधव मंदिर का कायाकल्प किया जा रहा है। साथियों, हमारा ये प्रयागराज निषाद राज की भी भूमि है। भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव श्रृंगवेरपुर का भी है। भगवान राम और केवट का प्रसंग आज भी हमें प्रेरित करता है। केवट ने अपने प्रभु को सामने पाकर उनके पैर धोए थे, उन्हें अपनी नाव से नदी पार कराई थी। इस प्रसंग में श्रद्धा का अनन्य भाव है। इसमें भगवान और भक्त की मित्रता का संदेश है। इस घटना का ये संदेश है कि भगवान। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।